लोग इसको पागलपन की बीमारी कहते हैं। तो इस स्टिग्मा को आप किस तरीके से दूर करना चाहेंगे? इसमें कुछ तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह मैंने बताया था, रियलिटी से कांटेक्ट लूज होता है। सबसे बड़ी अलामत है कि मरीज़ खुद को बीमार नहीं समझता। दिमाग में रिसेप्टर्स और केमिकल्स का इम्बैलेंस आपको रियलिटी से दूर ले जाता है। लोग अक्सर समझते हैं कि मेंटल इलनेसेस सराउंडिंग की वजह से होती हैं। इसमें अगर वो डायरेक्ट साइकाइट्रिस्ट के पास आएँ तो उनका क्या टाइम भी सेव हो सकता है और वो जल्दी रिकवर भी हो जी सकते हैं? बिल्कुल। दूसरा होते हैं रिस्क इश्यूज, कि वो कहता है जी मुझे कानों में आवाज़ें आ रही हैं कि फ़लाने को मार दो। फिर तो आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं लगाना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द जेनिक्स ब्रेन डिकोड। आज का पॉडकास्ट हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे मेंटल इलनेस के बारे में जिसके अंदर पेशेंट की सोच, उसके जज्बात, उसके एहसासात और असलियत को जानने का तरीका जो है वो बुरी तरह मुतासिर होता है। इस बीमारी को बेहतर जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। ही इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट प्रैक्टिसेस इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। डॉक्टर उसामा, वेलकम टू द जेनिक्स ब्रेन डिकोड। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया के अराउंड सारी जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मिथ्स हैं, उनको आज हम डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे करता चलूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया डॉक्टर साहब क्या है? इसको हम आसान लफ्ज़ों में अपने व्यूअर्स को किस तरीके से बता सकते हैं? देखिए, नफ्सियात में ना अमूमन 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। एक होती है न्यूरोटिक इलनेसेस। न्यूरोटिक इलनेसेस क्या होती हैं कि आपके जो रूटीन के जज़्बात हैं, वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कि दिल खफ़ा रहता है, परेशानी होती है, खौफ़ होता है, लेकिन आपका हकीकत से राब्ता नहीं कटता। फिर एक होती हैं साइकोटिक इलनेसेस। साइकोटिक इलनेसेस क्या होती हैं कि आपका हकीकत से राब्ता कट जाता है। आपको ऐसी चीज़ों पे यकीन है जिसका कोई वजूद नहीं है। आपको कानों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। जब रियलिटी से कांटेक्ट लूज़ हो जाता है तो वो साइकोटिक इलनेसेस होती हैं, और साइकोटिक इलनेसेस में ही एक बहुत बड़ी और कॉमनली डायग्नोस्ड बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया। डॉक्टर साहब, ये कितना कॉमन है? ऑन एवरेज आप अपनी ओपीडी के अंदर कितने मरीज़, अगर मैं बोलूँ तो, डेली ओपीडी में आपके पास देखिए, आते हम हैं? तो साइकाइट्री की ओपीडी करते हैं, तो हमारे पास तो आता ही ये चंक है, उनको पता होता है। जनरल पॉपुलेशन में इसकी 1% है प्रेवलेंस, यानी हर 100 में से एक मरीज़। 1 मरीज़ को स्किज़ोफ्रेनिया होने का इम्कान है। और हमारी जो ओपीडीज़ हैं साइकाइट्री की ओपीडी, उसमें रफली 30 टू 40% जो पेशेंट्स हैं वो साइकोटिक इलनेसेस या प्रेफरेबली स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं। कोई ऐसा मिसकंसेप्शन जो आप स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से ऑडियंस को बताना चाहें या दूर करना चाहें? देखिए, लोगों को सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में तो यही है कि जी जिन आते हैं, किसी ने जादू कराया हुआ है, तावीज़ होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, कि जब आपकी नज़र कमज़ोर होती है तब आपको नहीं लगता कि तावीज़ हुए हुए हैं, तब आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाके ऐनक लगवाते हैं। दिल का मसला होता है तब जादू नहीं किया होता, कार्डियोलॉजिस्ट के पास हड्डी जाते हैं। टूटती है तो भी हॉस्पिटल पहुँच जाते जो हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका दिमाग, आपकी हड्डी, आपकी आँख, आपके दिल से इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसके मसाइल आते हैं तो आप कहते हैं कि जी हमें दवाई ना खानी पड़े, हम दम करा लें। ये एक नफसियाती बीमारी है। जिस तरह जिस्म में इंसुलिन की कमी हो तो शुगर हो जाती शुगर है, होती इसी है। तरह दिमाग के कुछ हिस्सों में डोपामीन की ज़्यादती हो तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। और डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी में स्किज़ोफ्रेनिया को लेके एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। लोग इसको पागलपन की बीमारी कहते हैं। तो इस स्टिग्मा को आप किस तरीके से दूर करना चाहेंगे? देखिए, इस पे 2 जवाब हैं। एक जवाब तो ये है, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मेंटल इलनेसेस का स्टिग्मा है वो 100 साल बाद भी कुछ तो रहेगा। कि 100 साल बाद भी मैं और आप अपनी आँख, गुर्दों और फेफड़ों के मुतालिक तो ईज़ी होके बात कर सकेंगे, अपने रवैयों के मुतालिक नहीं कर सकेंगे। और हमारी बीमारियाँ बीमारियाँ ही रवैयों की हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि इस डिसेबिलिटी आती है इसके साथ, तो हमने स्टिग्मा रिड्यूस करना है। देखिए, पागल तो कोई लफ्ज़ नहीं है, बड़ा जजमेंटल वर्ड है। जजमेंटल है। कि इवन अच्छा, पागल की तो डेफिनेशन या वर्ड बाद में, नॉर्मल की क्या डेफिनेशन है? नॉर्मल की भी कोई कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन नहीं। किसी ने कहा था आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके एंड दैट्स परफेक्टली ओके। जिस तरह आपका दिल कभी-कभी ऊपर-नीचे होता है, गुर्दे, फेफड़े सब ऊपर-नीचे, तो दिमाग में भी बीमारी आती है। तो बजाय कोई लेबल लगाने के, उसके इलाज की तरफ आएँ, ताकि मरीज़ नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सके। डॉक्टर साहब, क्या ये एक सिंगल इलनेस है या इसमें मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस के साथ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं? नहीं, देखिए, ये एक तरह का ना सिंड्रोम है, जिसमें क्योंकि आपको पता है कि दिमाग आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसमें कुछ तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह मैंने बताया था, रियलिटी से कांटेक्ट लूज होता है। सबसे बड़ी अलामत है कि मरीज़ खुद को बीमार नहीं समझता। इसलिए पूरी दुनिया में इनवॉलंटरी एडमिशंस होते हैं कि मरीज़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी उसका इलाज किया जा सकता है, दाखिल किया जा सकता है।
फिर डिल्यूजन्स होती हैं, फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। बिलीव्स। उसको लगता है आईएसआई उसके पीछे है, डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे है, उसके घर वाले उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में टीवी पे खबरें चल वो रही मेरे हैं, खिलाफ साजिश कर रहा है। मोबाइल से मैसेजेस उसको लगता है उसकी तरफ आ रहे हैं, चीज़ें उसकी तरफ डायरेक्ट हो रही हैं। फिर हेलुसिनेशंस होती हैं, कानों में ऐसी आवाज़ें आती हैं जो बाकियों को नहीं आती, उसको एहसास होता है कोई उसको जिनका पकड़ कोई रहा है, हकीकत से ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं होता, तो रियलिटी से कांटेक्ट लूज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। फिर कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं कि मरीज़ का खुद का ख्याल रखने को दिल नहीं करता, सेल्फ निगलेक्ट होता है, वो महीनों नहाएगा नहीं, बाल नहीं धोएगा, खाना नहीं खाएगा, लोगों से मिलेगा नहीं, कमरे सोशल तक विड्रॉल भी कन्फाइंड, होता है इसमें। सोशल विड्रॉल होता है, बातचीत करने को दिल नहीं करता। ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं। फिर डिसऑर्गेनाइजेशन होती है, आपकी पूरी माइंड, बॉडी और लाइफ ऑल ओवर द प्लेस हो जाती है। सो सर से पाँव तक मरीज़ को और फिर पूरे घर को ये एक मेंटल इलनेस अपने नरगे में ले लेती है। और डॉक्टर साहब इसके पीछे साइंस क्या है? मतलब क्या दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं? इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, अक्सर मैं वो ज़हीर काश्मीरी के एक शेर से समझाता हूँ, मैं गुमे वहशत हूँ, मैं तेरी दुनिया में नहीं रहता। मैं गुमे वहशत हूँ, मैं तेरी दुनिया में नहीं रहता। बगौला रक़्स में रहता है, सहरा में नहीं नहीं रहता। रहता। सो जिस तरह उसी सहरा की रेत से जब वो बगोला बनता है, तो साइकोसिस में भी सबस्ट्रेट वो नॉर्मैलिटी होती है, उसका पार्ट वो नॉर्मल लोग ही होते हैं। लेकिन जब वो मिलते हैं तो रियलिटी से कॉन्टैक्ट लूज़ हो जाता है। सो ब्रेन के हमें पता है एक ब्रेन बहुत बड़ा ऑर्गन है जिसके छोटे छोटे सब ऑर्गन्स हैं, हम चीज़ों को परसीव करते हैं, तो इसमें फॉल्स परसेप्शन होती हैं। सो एक इसका डोपामीन हाइपोथेसिस है कि दिमाग में डोपामीन तेज़ हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है। आजकल ग्लूटामेट हाइपोथेसिस पे बहुत काम हो रहा है कि वो भी। सो दिमाग में रिसेप्टर्स और केमिकल्स का इम्बैलेंस आपको रियलिटी से दूर ले जाता है। दवाओं से ये कुछ हद तक बेहतर हो जाता है? देखें, बहुत हद तक। मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि ये शुगर ब्लड प्रेशर की तरह की बीमारी है, दबती है, मरती नहीं है। मरती नहीं। सो मरीज़ कहते हैं जी हम मुकम्मल ठीक, मैं कहता हूँ जी मुकम्मल ठीक तो मैं भी नहीं हूँ, मुकम्मल ठीक तो कोई भी कोई नहीं भी है। नहीं है। सो आप ये शुक्र अदा करें कि कुदरत ने आपको ऐसी बीमारी दी है जिसका इलाज मुमकिन है, और 60% लोग दवाई के साथ मेरे आपकी जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगले 30% में दरमियानी सी डिसेबिलिटी आती है, 10% में ज़रा ज़्यादा डिसेबिलिटी आती है, वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो 60 to 90% चांस है कि अगर टाइम पे डायग्नोज होगा और इलाज शुरू होगा तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं दवाई के साथ। 7। डॉक्टर साहब क्या ये मौरूसी बीमारी है और हमारे मुआशरे का इसके अंदर क्या रोल है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने। मैं लास्ट ईयर गिलगित गया, वहाँ पे हमने एक पॉडकास्ट की, तो वहाँ मैंने उनको बताया कि ये मारूसी बीमारी है, ख़ानदान में शादियाँ करने से होती है। तो बड़ी वीडियो वायरल हुई, उसके नीचे एक साहब ने कमेंट किया, जी डॉक्टर साहब तो ऐसे ही कह रहे हैं, हमारी 7 नस्लों से ख़ानदान में शादियाँ चल रही हैं और हम सारे बिल्कुल सब ठीक बिल्कुल हैं। ठीक है। सो उनके इस कमेंट से पता लग गया वो कितने ठीक हैं। सो लोग अक्सर समझते हैं कि मेंटल इलनेसेस सराउंडिंग की वजह से होती हैं। किसी की शादी अच्छी नहीं चल रही, किसी की नौकरी नहीं है, पढ़ा तो मेंटल इलनेस होगी, नहीं। सारी मेंटल इलनेसेस इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, इवन एडिक्शन, इनकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, हेरिटेबिलिटी। और स्किज़ोफ्रेनिया की तो बहुत ज़्यादा है। अगर दोनों माँ और बाप को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया आने का इम्कान 6 गुना बढ़ जाता है। 6 गुना। मतलब उसको होना ही होना है। मतलब अगर दोनों पेरेंट्स, तो इसलिए अगर आपके ख़ानदान में किसी को मेंटल इलनेस है तो हरगिज़ ख़ानदान में शादी ना ना करें। करें। और डॉक्टर साहब इसके कॉमन सिम्पटम्स की जिस तरीके से आपने बात की थी, पॉजिटिव सिम्पटम्स हो गए और नेगेटिव सिम्पटम्स हो गए, इसके अलावा और कोई सिम्पटम्स या अंडरलाइंग देखिए, कंडीशंस? शुरू में ना प्रोड्रोमल फेज़ होता है। प्रोड्रोमल फेज़ का क्या मतलब है कि चीज़ ब्रीव कर रही है, पक रही है, अभी पक के सामने नहीं आई। सो उसमें वेग से सिम्पटम्स होते हैं, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, डर खौफ सा होता है, इंसान आहिस्ता-आहिस्ता कटना शुरू हो जाता है। ये शुरू की अलामात हैं। वो ईज़िली आइडेंटिफाइड नहीं हो पाते, वहाँ पे आप नहीं कह सकते, इवन डॉक्टर भी नहीं कह सकता कि जी ये आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनिया की बनेगा। तरफ से सो आएगा। उस वक़्त हम सिम्प्टोमैटिकली देखते हैं और हम ज़रा अलर्ट हो जाते हैं। ख़ास तौर पे अगर सब्सटेंस यूज़ की हिस्ट्री है, कुछ चर्स वगैरह इस्तेमाल हुई है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, तो हमारे कान ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। फिर जब फुल ब्लोन आती है तो मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। कोई लोग, मेरा एक पेशेंट था, वो कनाडा में सीसीटीवी कैमराज़ पे बबलें खा के वो चिपकाता था कि ये कैमराज़ मुझे देखने के लिए लगाए हुए हैं। ठीक है। ओके। फिर ग्रैंडियस डिल्यूजन्स आती हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स दाखिल होते हैं जो नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा कर देते हैं। अपने बादशाह आप को सलामत बने हुए होते हैं। वो बने होते हैं। ठीक है, तो हकीकत से राब्ता कट जाता है ना, तो फिर उसमें एक डिल्यूजन बन जाती है। कुछ लोग हैं जिनको कानों में आवाज़ें आती हैं, जी माँ-बाप को मार दो वरना हम आपको मार देंगे। ये सब बाद में होता है। ठीक है, अब ये पहले और बाद ना मेंटल इलनेस में 2 जमा 2 4 नहीं होता। कई दफ़ा वो हाई फंक्शनिंग लोग होते हैं, वो कॉम्पेंसेट कर रहे होते हैं। अब पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है ना, वो बड़ा एनकैप्सुलेटेड सा कैप्सूल होता है। पूरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, एक वो शक का कैप्सूल होता है।
तो कई दफ़ा ये लोग बिल्कुल एंड तक भी सारे काम कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक शक का शक का कैप्सूल, एलिमेंट बड़ा है उनका, तो फिर बाकी जब वो एड्रेस नहीं होता, वो आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपैंड करता है। कॉमन सिम्पटम्स में जिस तरीके से आपने बात की थी, इसमें मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, क्या पेशेंट को खुद पता होता है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है? देखिए, जो मैंने आपको पहले बात की ना, लैक ऑफ इनसाइट, डिल्यूजन्स 70% में होंगी, हेलुसिनेशन 65% में होंगी, लैक ऑफ इनसाइट 97% में होती है। वो मतलब अपने आप को नॉर्मल समझ रहा होगा। मैंने आज तक सिर्फ 2 या 3 पेशेंट्स देखे हैं जो वाक़ई साइकोटिक भी थे और वो कहते थे जी हम साइकोटिक हैं, हमारा इलाज करो। वरना 97% पेशेंट्स खुद को बीमार नहीं समझते, इसीलिए किताब हमें इजाज़त देती है कि दुनिया में इन पेशेंट्स का इलाज इनकी मर्ज़ी के खिलाफ होगा। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में लोग सबसे पहले इस चीज़ को रिलेट करते हैं जिन से, जादू से, नज़र से, और वो नॉन मेडिकल रूट से होते हुए आपके पास आते हैं। तो इसमें अगर वो डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास आएँ तो उनका क्या टाइम भी सेव हो सकता है और वो जल्दी रिकवर भी हो जी, सकते हैं बिल्कुल। इसमें? इसमें जो टेक्निकल वर्ड है ना, वो है ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस। जितनी डीयूपी, ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस कम होगी, उतना मरीज़ का पहले 6 मरीज़ जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, उनमें आने का इम्कान बढ़ जाएगा। रिकवरी के चांसेस जल्दी। और जो लॉन्ग एक्टिंग अनट्रीटेड साइकोसिस है, वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, वो ब्रेन को डैमेज करता है। उतना ही पेशेंट का फिर क्लोज़ापीन पे जाने का इम्कान या ठीक ना होने का इम्कान फिर बढ़ता चला जाएगा। सो हम किसी को दम कराने से मना नहीं करते। मेरे पास एक बड़े काफ़ी हमारे बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनकी बेटी दाखिल हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, हम ना पीर साहब को अस्पताल लाए, हमने दाखिल तो करा दिया है, मैंने प्रेशर में आके अपने बाकी बच्चों के। मैंने कहा जी पीर साहब अस्पताल नहीं आ सकते। उन्होंने कहा जी फिर हम रोज़ दम वाला पानी भिजवाएंगे। मैंने कहा जी 2 गिलास भिजवाएं, डॉक्टर भी पिएगा। हमने उनको मना नहीं किया। वो 1.5 महीने में बच्ची बेहतर होगी, शी हैड स्किज़ोफ्रेनिया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखें, पीर वाला पानी पिलाया था ना। मैंने कहा जी पीर नहीं ठीक किए, मकसद उस बच्ची को ठीक करना ठीक था। करना था। सो हम किसी को दम कराने से मना नहीं करते, लेकिन साथ इलाज भी कराना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसके ऊपर फैमिली को फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए और एक किसी साइकियाट्रिस्ट के पास फ़ौरन रुजू करना चाहिए? देखिए जैसे इसके कि आपने बताया कि आइडेंटिफ़ाई करना इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो वो कौन से 3-4 इस तरीके के देखिए, इसके मोटे-मोटे 2 पॉइंट्स हैं? पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जितनी जल्दी आप चले जाएँ, कि अगर वो घर वालों से अलग हो रहा है, अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा है, बैठे-बैठे हँसने लग जाता है, कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको फ़ौरन लेके जाना चाहिए। ये तो हो गई बीमारी। दूसरा होते हैं रिस्क इश्यूज़, कि वो कहता है जी मुझे कानों में आवाज़ें आ रही हैं कि फ़लाने को मार दो। फिर तो आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं लगाना, कि अगर वो खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, या वो खाना-पीना बिल्कुल छोड़ देता है। वो कहता है जी घर वाले तो खाने में ज़हर मिलाते हैं, मैंने तो खाना खाना ही नहीं है। सो बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस इमीडिएट हो सकती हैं, या बहुत सारी वायलेंस और थ्रेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। सो रिस्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट जैसे ट्रीटमेंट लेने से मना करे, वो ज़ाहिर-सी बात है वो रेज़िस्ट तो करेगा, तो उसके ऊपर फैमिली का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने तक का जो अमल है, वो क्या होना चाहिए? देखिए 2 बातें हैं। सबसे पहले ये याद रखें, इसमें बहस-मुबाहिसे से पेशेंट नहीं मानेगा। आप उसको कहेंगे ना जो तुम्हें कानों में आवाज़ें आती हैं, ये बीमारी का हिस्सा है, वो बाय नहीं करेगा, वो आवाज़ें उसके लिए रियल है। रियल है। आप उसको कहें कि जी तुम्हारे पीछे कोई एजेंसी नहीं पड़ी हुई है, दिस इज़ ऑल इन योर हेड, वो नहीं मानेगा। तो पूरी दुनिया में क्या होता है, पूरी दुनिया में है मेंटल हेल्थ एक्ट, जिसके तहत कानून उनकी सर्विसेज़ को इजाज़त देता है। गाड़ी आती है, घर से मरीज़ को ले जाती है, इनवॉलंटरी एडमिशन होता है, उसको बेहतर करके वापस कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। पाकिस्तान में है ही नहीं। मौजूद है, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस मौजूद है, लेकिन आपको पता है हमारे गवर्नमेंट के पास तो रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट के क्लोज्ड साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूशन, सिक्योर साइकाइट्रिक यूनिट्स ही नहीं है। सो इट्स मोस्टली देन प्राइवेट यूनिट्स। सो मेरे पास जब पेशेंट आता है जो बिल्कुल ओवर्टली साइकोटिक होता है, रिस्की होता है, और उसकी वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसको दाखिल करना है, सो इट्स मी ट्रीटिंग साइकाइट्रिस्ट एंड ऑफिशियल नेक्स्ट ऑफ किन, कि अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, नहीं है तो पेरेंट्स, नहीं है तो बहन भाई, या 18 साल से ऊपर बच्चे। तो हम दोनों एक पेज पे हैं कि इस वक्त दाखिल करने का फ़ायदा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट की ऑटोनॉमी को, मेडिकल एथिक्स के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से पहले 2 हैं ऑटोनॉमी और बेनिफिशंस। सो यहाँ हम बेनिफिशंस के लिए ऑटोनॉमी को कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और मरीज़ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको दाखिल करते हैं, और 60 टू 80% पेशेंट 6 से 8 हफ्ते में बेहतर हो जाते हैं। बेहतर हो जाते हैं, उनके सिम्पटम्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, जिस तरह इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक जाती है, मरीज़ बेहतर हो जाता है, इसी तरह साइकोसिस में एंटीसाइकोटिक जाती है, तो विद द मरीज़ बेहतर पैसेज हो ऑफ टाइम उसके सिम्पटम्स बेहतर होना बेहतर हो शुरू हो जाता जाते है। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट जैसे ही बेहतर होना शुरू करता है, तो अगर वो दवा छोड़ दे,
अपने डॉक्टर से रुजू किए बगैर, तो क्या ये बीमारी वापस भी आ सकती है? बिल्कुल, और सख्त होके आती है। देखिए, ये बीमारी काबू आती है, दबती है, मरती नहीं है। सो समझ लें कि मिनिमम 5 साल और बहुत सारे केसेज़ में तो सारी ज़िंदगी दवाई की ज़रूरत होती है। हाँ, आप अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलके दवाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स की प्रोफ़ाइल को डिस्कस कि जी मैं यंग फ़ीमेल हूँ, मैंने मोटा नहीं होना तो मुझे ये एंटीसाइकोटिक ना दें। मैं यंग मेल हूँ, मैंने सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो मुझे ये ना, तो वो आप नेगोशिएट करें अपने, जब आपकी इनसाइट आ जाती है। शुरू में तो बगैर इजाज़त के ही दाखिल करना है और दवाई देनी है। जब उसकी इनसाइट वापस आ गई है, तो फिर साइकियाट्रिस्ट का भी काम है कि उससे नेगोशिएट करे कि यार आप साइड इफ़ेक्ट पे बात करें। इलॉजिकल बात है, सर मैंने दवाई खानी नहीं है, खानी नहीं है। मुझे दवाइयों पे लगा दिया, मुझे दवाइयों का नशा हो गया। जब आप डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर या इजाज़त के बगैर या डिस्कस किए बगैर दवाई छोड़ते हैं, तो बीमारी वापस आती है और सख्त होके आती है। फिर पिछली दवाई से बेहतर भी नहीं होती। एक बहुत बड़ा डॉक्टर साहब जो मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो ये है कि साइकियाट्री की दवाएँ जो भी साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है वो सुलाती हैं, नींद की दवाएँ होती हैं। देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी जो एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी हैं, वो तो 90% हम देते भी सुबह हैं, वो जगाती हैं। सीधी-सी बात है। और साइकियाट्री में ज़्यादा केसेस हैं भी इन्हीं के। हाँ, जो स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ हैं, उसमें से कुछ है, चूँकि स्किज़ोफ्रेनिया में मैंने आपको पहले बताया ना, दिमाग के कुछ केमिकल तेज़ हुए हुए केमिकल्स। हैं, तो उनको डाउन करना है। तो स्किज़ोफ्रेनिया की कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है नींद, लेकिन वो फिर हम रात को देते हैं। ये याद रखें कि किसी भी मरीज़ को सुला के बेहतर नहीं करना। अगर वो सुला के ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो वो बीमार भी गुज़ार सकता है। इसलिए साइकियाट्रिस्ट या इलाज का मकसद सुलाना हरगिज़ भी नहीं। सुनाना नहीं है। डॉक्टर साहब, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को जो उसके फैमिली वाले होते हैं वो काफ़ी छुपा के रखते हैं। तो क्या वो पेशेंट एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे हम और आप गुज़ार रहे हैं, क्या वो एजुकेशन हासिल कर सकता है? क्या वो जॉब कर सकता है? क्या वो शादी कर सकता है? देखिए, बिल्कुल, मेरे पास अभी एक मेडिकल स्टूडेंट दाखिल है जिसको इंशाल्लाह मैंने मंडे को डिस्चार्ज करना है। वो क्लोज़ापिन नाम की दवाई पे गया कि उसकी बीमारी बड़ी सख्त थी। उसको शुरू की दवाइयाँ दी, वो बेहतर नहीं हुआ। वो क्लोज़ापिन से इतना बेहतर हुआ है कि वो मंडे को डिस्चार्ज होके ट्यूसडे को अपना मेडिकल कॉलेज जॉइन कर रहा है और पिछले 15 दिन से अस्पताल में उसको मेडिकल की किताबें हम खुद पढ़ा रहे हैं। वंडरफुल। ठीक है। फिर मेरे पास एक डॉक्टर साहब दाखिल हुए केपीके से, डिसहेबल्ड, उनके घर वाले उनको लेके आए, ख़्याल नहीं रख रहे हैं, कपड़े नहीं बदल रहे हैं, बाल लंबे हुए हुए हैं। वो मेरे पास कुछ 4 महीने दाखिल रहे। उनकी हमने क्लोज़ापिन और ईसीटी के कॉम्बिनेशन पे वो बेहतर हुए। अभी पिछली मीटिंग उनकी यही हुई है कि उनके घर वाले कहते हैं अब शादी करनी है, वो रोज़ 80 मरीज़ देख रहे हैं। उनके वालिद साहब कहते हैं बेटा जब ये रोज़ 80 मरीज़ देख सकता है, तो ये शादी क्यों नहीं कर शादी क्यों नहीं सकता? कर सकता? अगर टाइम पे इलाज हो, पेशेंट रिस्पॉन्ड करे, तो वो ज़िंदगी के सारे पैरामीटर्स कुछ चेंजेस के साथ, फिर देखिए शुगर वाला मरीज़ भी तो कुछ तब्दीलियाँ करता है ना। बिल्कुल। जब वो कहीं जाता है, इंसुलिन जेब में, कैंड्रेल जेब में रख के लेके जाता है, उसके घर में मीठा पकाना कम कर देते हैं। इसी तरह इस बीमारी को एक्सेप्ट करके कुछ तब्दीलियाँ घर वाले और पेशेंट ले आएँ, तो कुछ दवाई के साथ वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार गुज़ार सकता है। सकता है। डॉक्टर साहब, पेशेंट की डिग्निटी और प्राइवेसी का ख़्याल रखते हुए फैमिली को किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं तो मिसालों से समझा सकता हूँ। मेरे पास एक एक कोई 23 साल का बच्चा दाखिल था जिसके वालिद साहब एक अगेन काफ़ी वो इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। उस बच्चे के लिए जब वो मेरे पास लड़का दाखिल था, मुझे रोज़ किसी का फ़ोन आता था। कभी किसी जानने वाले डॉक्टर का, कभी किसी पॉलिटिशियंस के सेक्रेटरीज़ का और कभी किसका। फिर एक दिन मैंने उसके वालिद साहब को बिठाया। मैंने कहा, जी मेरी बात सुनिए, आपका बच्चा 18 साल से ऊपर है, वो बीमार है, उसकी कोई प्राइवेसी है। मैंने वही इलाज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कहने पे भी करना है और वही इलाज बगैर उसके कहने पे भी उससे करना कहने है। पे भी करना। एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जो चलना है, आपके फ़ोन कराने से सिर्फ़ आपके बेटे की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी। बीमारी इंतहाई ज़ाती मामला होती है, वो आपके, आपके डॉक्टर के और इमीडिएट घर वाले जिनको मरीज़ खुद इन्वॉल्व करना चाहे, उनके दरमियान में होती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि शुगर के बारे में भी सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर के बारे में भी सबको एग्ज़ैक्टली। बता रहे हैं, तो सेम इज़ फॉर मेंटल इलनेस। बीमारी इंतहाई ज़ाती मामला होती है। हाँ, जब आप साइकोटिक हैं, तो इलाज मर्ज़ी के बगैर होना है। फिर घर वाले एक ट्रीटिंग डॉक्टर से आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी सारे पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना हरगिज़ मुनासिब नहीं। वेरी वेल एक्सप्लेन डॉक्टर साहब। बस मैं आपसे एक आखिरी सवाल, बल्कि सवाल क्या है, एक वो गोल्डन एडवाइस मैं आपसे लेना चाहूँगा जो पेशेंट्स इस वक्त स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हैं, उनके लिए आपको ये गोल्डन एडवाइस, या उनकी फैमिली के लिए, देखिए, उनके फैमिलीज़ के केयरटेकर्स के लिए तो लिए? गोल्डन एडवाइस ये है कि इस बीमारी में ना, बीमारी वापस तब आती है या जब आप दवाई छोड़ते हैं या फैमिली वाले बहुत जज्बाती होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, पाकिस्तानी ख़ानदानों के जज्बात उस हाथी की तरह होते हैं जो खेत उजाड़ के दम लेते हैं। इस बीमारी में रिलैप्स की सबसे बड़ी वजह घर वालों के कमेंट्स होते हैं। किताब कहती है कि पॉजिटिव कमेंट भी नहीं पास करने, मरीज़ से दरमियाना सा इंटरेक्शन रखना है। दैट इज़ द की। दवाई टाइम पे जाए, घर वाले दरमियाना सा इंटरेक्शन रखें, एक साइकाइट्रिस्ट ज़िंदगी में रहे।
दिस इज़ द की। ज़्यादा डिस्कस ना करें उससे इस चीज़ को। देखिए हर वक्त ये कहना आज तो बड़े बेहतर लग रहे हो, हुँ, 6 दफ़ा पूछना दवाई खा ली है, दैट डजंट मेक सेंस। क्योंकि घर एग्ज़ैक्टली। वालों में भी स्किज़ोफ्रेनिया का जीन होता है ना, तो वो ज़रूर से ज़्यादा जज्बाती होते हैं, उन्होंने वो लाइन क्रॉस नहीं की होती। दूसरा, टाइम इज़ द की। आपका वो पेशेंट जो आज मेरे पास आएगा, वो एक ओlanzapine की गोली से ठीक हो सकता है जिसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हैं। जब वो 6 महीने बाद आएगा तो हो सकता है वो क्लोज़ापिन पे जाए। 8 महीने बाद आएगा तो वो हो सकता है ईसीटी से बेहतर हो। साल बाद आएगा तो हो सकता है कि वो बीमारी माज़ूरी बन गई हो, मैं आपकी मदद ना कर सकूँ। सो टाइम इज़ द टाइम की। इज़ द आप की। पैरेलल दम कराते रहें, पैरेलल बाकी काम करते रहें। ये काबिल इलाज बीमारी है, इसको माज़ूरी ना बनाएँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर ओसामा बिन ज़ुबैर, यू गाइडेड अस सो वेल। और स्किज़ोफ्रेनिया पागलपन की बीमारी नहीं है, ये एक ट्रीटेबल इलनेस है जिसको आप बर वक्त अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ कंसल्टेशन के अंदर आके इससे छुटकारा पा सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करते हैं अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर एक नए टॉपिक पे और एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।